हेलो एंड वेलकम गाइस वंस अगेन वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय स्टडी दोस्त। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज रागा का स्पेशली हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, देखिए रागा के अंदर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके सेक्शन। फिर भी आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं क्योंकि वो सभी के लिए थोड़ा सा हो जाता है कि लेंदी होता है कि उनको आप कवर नहीं कर पाते। लेकिन आपको जो है रीजनिंग के अंदर 15 क्वेश्चन मिलते हैं, मैथ्स के अंदर 7 से 8 क्वेश्चन मिलते हैं। इन क्वेश्चंस को एक भी मिस नहीं करना है। आज के प्रैक्टिस सेट में जो है क्वेश्चंस एकदम उम्दा लेवल के हैं और आपको पसंद आएगा। डेफिनेटली आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। और मैंने आपके इस वीडियो में बहुत सारे चेंजेस किए हैं और आप इस प्रैक्टिस सेट को जो है ज़रूर लगाइएगा और बताइएगा मुझे आउट ऑफ 30 आपका कितना स्कोर रहता है, क्योंकि उसमें जो है आज एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको छोड़ने लायक है। सारा क्वेश्चन आप जो है अटेम्प्ट कर पाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से। आज नॉन वर्बल के भी क्वेश्चंस हैं और डेफिनेटली आप इसको जो है पसंद करेंगे। तो आइए एक एक क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप भी पेन कॉपी अपने पास रखिए और इसको जो है अटेम्प्ट कीजिए एक मॉक टेस्ट की तरह। और देखिए टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने करंट अफेयर की सारे पीडीएफ्स डाल दिए हैं जो भी आपके करंट अफेयर आएंगे। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो पीडीएफ के रूप में मुझे देनी होती है, नोट्स के रूप में या कोई इन्फॉर्मेशन होती है, तुरंत मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ, तो आप वहाँ पे जरूर रहें। थैंक यू सो मच। अब स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और इसमें जो है आपको दिया गया है कि √18 और इनटू के अंदर दिया गया है √12। इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और इसको जो है हिंदी इंग्लिश की टेंशन मत लीजिए, मैं आपको जो है डेफिनेटली ट्रांसलेट करके बता दूंगा क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए यह क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। क्वेश्चन में देखिए आप डायरेक्टली इसको जो है मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसको जो है आप सिंप्लीफाई करेंगे। डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा ना कि जैसे 18 गुना 12 करेंगे फिर आप उसका रूट निकालेंगे तो बड़ी संख्या बन जाएगी। आप इसको यहीं पे जो है विभाजित कर लीजिए। देखिए 18 को जो है किस तरह से मैं लिख सकता हूँ इसको, देखिए आपको बताया कि 18 3 का मल्टीपल होगा, 3 का जैसे मैं भाग दूंगा यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो 6 के अंदर क्या है 3 गुना 2, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे इसके अंदर क्या है 12 के अंदर, 12 के अंदर भी 3 का मल्टीपल है आपको बताया। उसके बाद में इसमें 4 है, या तो आप 4 लिख लीजिए या 2 गुना 2 लिख लीजिए। अब ये चीज़ आपने कर लिया। उसके बाद आप देखेंगे कि 3 और 3, इसका जैसे मैं इसका स्क्वायर रूट ले रहा हूँ यहाँ पे अलग से और इसका भी स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, तो देखिए 3 3 2 बार आ रहा है, मतलब एक 3 तो यहाँ से बाहर आ जाएगा रूट से और यहाँ पे √2 बच जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए 2 2 है तो 1 2 बाहर आ जाएगा और √3 बच जाएगा। अब इन दोनों को हमें क्या करना था, गुणा करना था। तो देखिए ये संख्या बाहर की संख्या बाहर से गुणा कर लीजिए, 3 गुणा 2 6 और रूट की रूट से 2 गुणा 3 इनकी √6। तो ये इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। आई होप ये आपको समझ आया होगा, डेफिनेटली आपने सही भी किया होगा। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल। सो गाइज नेक्स्ट सवाल है आपके पास में। इस सवाल के अंदर जो है एक इक्वेशन आपको दिया गया है। इस इक्वेशन में आपको क्या दिया गया है कि 3/x माइनस 8 मैं लिखता भी जाता हूँ आपके लिए, 3/x माइनस 8/3x और इक्वल है 1/3। यहाँ पे ये भी चीज़ बोला गया है, कंडीशन है कि x का मान आप 0 नहीं बता सकते, ना ही इसको पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी। देखिए अब इस सवाल को आप सिंप्लीफिकेशन का ही सवाल है, कैसे करेंगे इसमें सिंपली या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप इसका एलसीएम ले लीजिए। डेफिनेटली आप यहाँ पे एलसीएम लेने जाएंगे तो 3x ही इसका एलसीएम होगा। जैसे आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो ये तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 3x ही है तो यहाँ पे पूरा 8 ऐसे कैसे आ जाएगा। आई होप इसमें कि कोई दिक्कत नहीं होगा। एलसीएम लेना है कोई बड़ी बात नहीं है और इस तरह से सिंप्लीफाई करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसे डेफिनेटली समझ सकते हैं। इसको आप ऐसे कैसे उतार लीजिए। देखिए 9 माइनस 8 क्या हो जाएगा 1, इसको मैं यहीं पे कर देता हूँ 1 उसके बाद में नीचे 3x है और इसका मान आ रहा है 1/3। तो देखिए कंपेरिजन कर लीजिए आप यहाँ पे 3x और 3, तो x की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 1 लेंगे तभी इसका मान जो है 3 आएगा बराबर करने के लिए, तो x का मान जो है आपके पास में 1 हो जाएगा। आप इसको एक तरीके से ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ से आप 1/x जो है कॉमन ले लीजिए, 1/x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 3 और माइनस यहाँ पे 1/x कॉमन आ गया तो यहाँ पे 8/3 बच गया, इसका मान है 1/3। अब 3 × 3 माइनस 8 है तो 9 माइनस 8 यानी कि 1/3 और 1/x, ठीक है। इधर ये हो गया और इधर हो गया 1/3, ये 1/3 से 1/3 कट जाएगा, 1/x बराबर 1 आएगा यानी कि x की वैल्यू 1। तो कैसे भी करना चाहिए कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन है ये, कैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल भी डेफिनेटली बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है। देखिए रामगढ़ कोई भी जो है स्टेट है या कुछ भी है, रामगढ़ किसी प्लेस का नाम है, वहाँ पे क्या है कि 4% का जो है इंक्रीमेंट हो रहा है, किसमें, वहाँ की पॉपुलेशन में, ठीक है। तो मैं इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर रहा हूँ और उसका जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो है 17,576, और जो आपको पूछा है कि बिफोर 3 ईयर द पॉपुलेशन ऑफ रामगढ़ वाज, ठीक है।
तो क्या होगी, ये आपको पूछा है। तो ये प्रेजेंट बता दी है और पहले का पूछा है, हर साल 4% की दर से बढ़ रही है, ठीक है, इंक्रीमेंट हो रहा है 4% से। आपको तो कुछ नहीं करना है, ये 4% ही आपको आंसर दिलाएगा। 4% का आपको पता है फ्रैक्शन क्या होता है, 1/25, ठीक है। कैसे निकालेंगे, ये भी सिंपल है, इसको आप जो है 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, डिवाइड कर लीजिए। परसेंटेज हटाने के लिए आपको पता है कि 4 में 100 का भाग देंगे, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 और 25 चौक 100, तो ये इसका जो है फ्रैक्शन वैल्यू आ गया, भिन्न के रूप में इसे कन्वर्ट कर लिया गया है। देखिए नीचे वाली वैल्यू जो होती है हमेशा इनिशियल वैल्यू होती है, और इसमें जो भी चेंजेस होते हैं ये ऊपर वाली वैल्यू होती है। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, मतलब मैं 3 साल पहले से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं इसको उल्टा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर में क्या हुआ होगा, ठीक है, जो पॉपुलेशन थी मैं इसको P1 मान लेता हूँ, बाद में जो है फाइनली P2 हो गई होगी। तो पहले साल में जो है 25 लोग थे, और जो है इसमें 4% वृद्धि हुई, तो ऊपर वाली वैल्यू प्लस कर दीजिए, ये 26 हो गई। पहले साल में ऐसा हुआ, ऐसे लगातार 3 साल तक हुआ है। तो यहाँ पे तीनों साल का मैं लिख देता हूँ 25 से 26, क्योंकि 4% ही हर साल बढ़ रही है, 25 से 26। अब ये 3 साल पहले का मैंने लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो प्रेजेंट एज है वो प्रेजेंट एज 3 साल बाद, देखिए 3 साल पहले तो यहाँ पे थी 25, और अब 3 साल बाद में यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कितना हो जाएगा, 25 का क्यूब आपको पता है 15,625 होता है, और इसका 26 का क्यूब आप चाहे तो कर ले, बाकी आपको करने की जरूरत नहीं है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये 26 का क्यूब आप करेंगे, इसकी वैल्यू को आप जो है, इसका मान क्या दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, ये दिया गया है 17,576, ठीक है। वैसे तो इसका क्यूब यही होता है 17,576, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो है हो सकता है एट द पॉइंट ना पता हो, आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर उसके बाद डिवाइड कर लीजिए, लेकिन आपको यहाँ पे रिलेशन बनाना है कि ये इसका कितना गुना है, यहाँ पे तो 1 गुना ही है, ठीक है। तो ऐसे करेंगे आप 17,576, इसमें जो है 26 को आप 3 बार ऐसे ही लिख लीजिए, 26 गुना 26 गुना 26। आपको तो काटना है तो इसको जो है गुना करने की जरूरत नहीं है। अब सीधा 26 से भी हो सकता है आप भागना, जैसे कि 13 से भाग लीजिए, ये डेफिनेटली कटेगा, ये तो कंफर्म है। 13 से भाग देंगे तो 13 दूना 26, और यहाँ पे 13 से भाग देंगे तो 13 एकम 13, 4 बच गया, ठीक है। 13 से फिर आप 45 हो जाएगा, ठीक है। फिर उस 45 में आप भाग देंगे तो 13 तिया 39, ठीक है। उसके बाद में देखिए कितना बच गया, 6 बच गया, और यहाँ पे 67 हो जाएगा, 67 हो गया तो 13 पंजे 65, और 2 बच गया, 13 दूना 26, यहाँ पे भाग दिया, फिर 13 से भाग दीजिए, यहाँ पे 13 दूना 26, 13 एकम 13, और 13 चौक 52, तो यहाँ पे देखिए जीरो भी लगेगा, 104 आएगा, 14 मत लिख देना, ठीक है। उसके बाद फिर 13 से भाग देंगे, तो 13 से भाग देंगे तो यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 13 अंटा 104 होता है, यहाँ पे 8 का। अब देखिए 2 गुना 2 गुना 2, ये पूरा 8 ही होता है, ये पूरा कट गया, मतलब यहाँ पे रिलेशन आपको पता चल गया 1 का है। अब यहाँ को आपको जो है एग्जैक्ट मान निकालने के लिए 1 से ही गुना करना पड़ेगा, 15,625, ये इसका जो है पॉपुलेशन था क्या 3 साल पहले, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 15,625, ये सही आंसर है, ठीक है। बाकी आप इसको मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, कैसे कि यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट 2 जगह पे अलग अलग आ रहा है, दोनों में 5 आ रहा है, नहीं तो आप इसको जो है यूनिट डिजिट से काट सकते हैं, 5 25 5, फिर 5 25 5, ठीक है, इस तरह से भी कर सकते थे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, डेफिनेटली आपको हेल्प मिली होगी। नेक्स्ट देखते हैं, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी डेफिनेटली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया गया कि एक होज है आपके पास में, ठीक है, यानी कि आप अपने होज, आप बोल सकते हैं टंकी बोल सकते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि 12 आवर्स इसमें लगते हैं इसको फिल करने, अगर आप किसी पाइप में फिल कर रहे हैं पाइप से उसे, तो क्या होगा कि उसको 12 आवर्स लगते हैं फुल होने में, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि उसके जो पेंदी है, पेंदी का मतलब आप क्या कह सकते हैं, उसका जो बॉटम है वहाँ पे क्या है, कोई भी एक रिसाव पॉइंट है, यानी कि लीकेज है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है कि 2 आवर ज़्यादा लग जाते हैं। अब देखिए लीकेज है तो थोड़ा थोड़ा पानी उससे निकलता रहेगा, और जितना आप भर रहे हैं पानी उससे थोड़ा थोड़ा निकलता रहेगा, तो जो आपको जो एग्जैक्ट टाइम लगना चाहिए उससे ज़्यादा लगेगा। उसको भरने के अंदर जो है एग्जैक्ट टाइम लगता है वो कितना 12 आवर, लेकिन जो है प्लस हो जाता है 2 आवर जब उसके अंदर रिसाव होता है। अब क्या हुआ कि उस होज को, जैसे मैंने बना दिया पानी की टंकी है इस तरह से, ठीक है, इसको जो है फुल भर दिया गया है, यानी कि ये कम्प्लीटली फिल है। अब क्या होता है कि ये रिसाव है ये तो चलता रहेगा, अब फुल भरने के बाद में ये रिसाव इसको कितने टाइम में जो है पूरा एम्प्टी कर देगा, क्योंकि बॉटम में है और ये पानी जो है निकलता रहेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरी तरीके से खाली हो जाएगा। ये पूछा है आपको कितना टाइम लगेगा। अब देखो यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी क्या होता है, कार्य क्षमता, यानी कि आपको कितने टाइम लग रहा है, मतलब 1 घंटे की निकाली जाती है, ठीक है। एफिशिएंसी कितने घंटे की आप निकालेंगे, 1 घंटे की, या आप 1 मिनट की भी निकाल सकते हैं, कितने भी टाइम की, मतलब आपको जो है उसका जो पॉइंट ऑफ टाइम है वो 1 लेना है। 1 घंटे की निकाल लो, 1 मिनट की निकाल लो, 1 सेकंड की निकाल लो, फिर उसको जो है टाइम को कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको पता है कि यह सारी चीज़ें जो है घंटों में चल रही है, 12 घंटे 2 घंटे, तो आपको 1 घंटे की निकालनी। अब जब आप 1 घंटे की निकाल लेंगे एफिशिएंसी, तो आप जो है उसको मल्टीप्लाई करके सारा काम कर सकते हैं। देखिए अब आप सोचिए कि एक पाइप है जो इसको भरता है, ये पाइप मैंने बना दिया,
इसमें रिसाव नहीं है, एक बार के लिए आप ऐसे सोचिए, इसमें रिसाव नहीं है। और ये इसको जो फिल कर रहा है इसमें टाइम लग रहा है 12 आवर। तो ये जो है इसको कंप्लीटली फिल करता है 12 आवर में। तो 1 घंटे में इसका कितना पार्ट भरेगा? आप सपोज कीजिए कि इसका कंप्लीट 1 पार्ट है, तो 1 पार्ट का 12 आवर में फिल कर रहा है एक पार्ट को, तो जो है 1 घंटे में कितना भरेगा? जैसे आप ये समझिए कि 12 आवर में ये एक पार्ट भर रहा है, तो 1 घंटे में 1 आवर में कितना भरेगा? 1/12। और ये जो 1/12 है यही इसकी क्या है? एफिशिएंसी है। ठीक है। अगेन क्या होता है कि ये दोनों एक साथ चलते हैं, यानी कि रिसाव भी चल रहा है और पाइप भी चलता है। इस केस में जो एफिशिएंसी है क्या होता है कि 14 आवर लगते हैं उसको उस एक यूनिट को ही भरने के अंदर। ठीक है। तो इसके साथ में रिसाव के साथ में जो एफिशिएंसी आएगा वो कितना आ जाएगा? वो 1 आवर के अंदर कितना आ जाएगा? 1/14। बस मैं यही करना चाहता था, 1/12 और 1/14 ये दोनों की एफिशिएंसी है। अब क्या करना है आपको कि इन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकाल लेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो आपके पास में ये लीकेज है इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। देखिए अब यहाँ पे जो है होज का एफिशिएंसी आपको डेफिनेटली बताया ज़्यादा होगा और इसका एफिशिएंसी कम होगा। देखिए 1/12 ज़्यादा है कंपेयर टू 1/14। ठीक है। इसमें से इसको आप सब्सट्रैक्ट कीजिए। जैसे आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आप इसको जो है क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लीजिए, 84 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसको जब आप यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7। ठीक है। 12 7 84 और 14 6 84, 7 - 6। तो यहाँ पे इसकी जो एफिशिएंसी आएगी 1/84। ठीक है। तो यानी कि 1 घंटे के अंदर 1 आवर के अंदर जो लीकेज है उसकी एफिशिएंसी कितना? 1/84। तो इसका जो कंप्लीट फुल फिल करेगा इसको कितना यूनिट काम करना है? 1। तो इसके लिए कितना टाइम लगेगा? इस 1 बनाने के लिए इसको 84 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आवर के अंदर जो है इसको कंप्लीटली ये फिल करेगा। डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा हो सकता है अलग टाइप का सवाल हो, आपको समझ नहीं आया हो, लेकिन अगर आपने पाइप एंड सिस्टम, ये टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन है कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो क्वेश्चन आया है यहाँ पे तो मैंने समझाना ठीक समझा कि समझाना देना चाहिए आपको। देखिए एक बार फटाफट से रिवाइज कर रहा हूँ, जरूर देख लीजिएगा। सबसे पहले क्या हुआ कि एफिशिएंसी आपके पास में कोई भी पाइप है, ये एक होज को भर रहा है। ठीक है। पाइप है, होज को भर रहा है, ये भरता जा रहा है, इसको 12 आवर लगे फिल होने में। क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद में हो जाता है, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। एक लीकेज था, वो यहाँ पे पानी निकाल रहा था, तो उसको क्या हुआ कि उस दिन जब 12 आवर लग रहे थे उससे 2 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि लीकेज का कितना टाइम लगेगा अगर इसको कम्प्लीटली फिल होने के बाद में इसको जो है एम्प्टी करना हो पूरा, तो 12 आवर यहाँ पे लगता है इस होज को पाइप को भरने के अंदर। तो 1 घंटे के अंदर जो है पाइप कितना भरेगा? 1/12 भाग इसका भरेगा। मैंने मान लिया कि इसकी जो कंप्लीट जो है इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 1 है। आप कुछ और भी मान सकते हैं, लेकिन जब हमें कैलकुलेशन को इजी बनाना है तो सबसे इजी डाटा एक ही मान लेते हैं ना, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने से भी कोई संख्या में चेंज नहीं होता और ये कैलकुलेशन आसान बनाता है। ये कुछ भी आप मान सकते थे। ठीक है। अब इसके बाद में आपको जो है 1 आवर का एफिशिएंसी निकाल लिया। इसका एफिशिएंसी निकालने के बाद मैंने दोनों का एफिशिएंसी निकाल लिया, क्योंकि मुझे तो चाहिए था इसका जो रिसाव पॉइंट है इसका एफिशिएंसी चाहिए था। तो इसका रिसाव पॉइंट का जो एफिशिएंसी है वो 1/84 आएगा। ये आपको पता चल गया होगा। जैसे मैंने इन दोनों का एक साथ निकाला 1/14 आया, दोनों को सब्सट्रैक्ट किया तो ये क्या हो जाएगा? इसका होज का तो माइनस हो गया इसमें से, और ये बच गया आपके पास में क्या? 1/84। और इसको जो है कंप्लीट फिल करना है तो इसको टाइम लगाना है 1 घंटे में 1/84, तो 84 घंटे में एक भाग पूरा भर देगा। तो ये कितना घंटा लगेगा? 84 घंटा। ठीक है। देखिए टाइम टेकिंग जरूर है, लेकिन मेरा समझाने का तरीका आपको जो है वो पसंद आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट सवाल। अगला जो सवाल है डेफिनेटली एक अच्छा सवाल है। ठीक है। समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक वस्तु यानी कि एक आर्टिकल है, इसकी जो है कॉस्ट है, यानी कि किसकी जो कॉस्ट है ये कितनी है? 6000 रुपीज़ है। ठीक है। इसमें क्या होता है? डिस्काउंट दिया जाता है 25% और 15%। ठीक है। ये जो आपके पास में कर्मिक बट है, ठीक है, ये रेस्पेक्टिव आपके पास में दिया गया है कि एक के बाद एक जो है छूट आपको डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है। उसके बाद में देखिए इसमें आपको क्या करते हैं, कोई कस्टमर आता है वो उसको बाई करता है तो उसको कितने में पड़ेगा? 6000 की कॉस्ट वाला कोई भी आर्टिकल है वो उसको जो है 2 डिस्काउंट देने के बाद 25%, डिस्काउंट 1 कितना है? 25%, और उसके बाद में ये कितना है? डिस्काउंट 2, ये कितना है? 15%। आपको एक चीज़ मैंने बार बार बताई है कि जब भी आप डिस्काउंट देते हैं किस पे देंगे? मार्क प्राइस पे देंगे। मार्क प्राइस पे देंगे, कॉस्ट प्राइस पे नहीं देंगे। कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट लॉस निकलता है, डिस्काउंट जो है मार्क प्राइस पे निकलता है। मार्क प्राइस क्या होता है? अंकित मूल्य, यानी कि जो उस पर मार्क करते हैं, लेबल लगा देते हैं कि इतने रुपए का। लेकिन फिर भी आपको पता है कि बहुत सारे सामान ऐसे होते हैं कि हम जो मार्क प्राइस होता है उससे कम में ही खरीद के लाते हैं, तो वो कम में क्यों देते थे? डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है। अब देखिए डिस्काउंट दिया है तो यहाँ पे 25% का फ्रैक्शन निकालना है मुझे। इसका फ्रैक्शन मुझे पता है 1/4 होता है। 15% का देखिए वैसे पता नहीं है मुझे, लेकिन मैंने सोचा कि इसको मैं अंदर में 100 का भाग दूंगा तो 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15, और जो है आपके पास में 5 से इसमें भाग देना तो 20 × 100। ठीक है। 3/20 आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक तो होगा मार्क प्राइस और एक हो जाएगा आपके पास में सेलिंग प्राइस, क्योंकि बेच रहा है। और मार्क प्राइस देखिए नीचे वाली वैल्यू हमेशा इनिशियल वैल्यू होती है। इनिशियल वैल्यू क्या है? मार्क प्राइस। तो ये इसका मार्क प्राइस है। तो पहले केस में इसने जो है ये भी मार्क प्राइस है। पहले केस में 25% डिस्काउंट दिया मतलब 4,
4 की वैल्यू तो अब देखिए डिस्काउंट दिया है तो ऊपर वाली वैल्यू माइनस मतलब 3। अब उसके बाद में इसने जो है दूसरे केस में डिस्काउंट दिया है, जब ये पहले तो 25% दे रहा था, अब जो है 15%। ठीक है, दोनों के रेस्पेक्टिव मैंने बता दिया। इसका मान 20 है, अब जो डिस्काउंट है तो -17। ये दोनों चीज़ मैंने लिख ली। दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर ये कट रही है संख्या तो इस तरह से भी काट सकते हैं आप, इस तरह से भी काट सकते हैं, या सीधा भी काट सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। आप इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया ये तो आपके पास में आ गया कितना 80, और ये कितना हो गया 17 या 51, 51 हो गया। ठीक है, अब आपको देखिए ये जो वैल्यू दी गई है यहाँ पे 6000, वो किसका दिया गया, मार्क प्राइस दिया गया है। इस पे जो है कॉस्ट जो है कितनी लिखी हुई है ये आपको दिया गया है। तो इस 80 की वैल्यू जो है आपके पास में कितनी है 6000 है। अब 0 से 0 काट लीजिए, अब 4 से काट लीजिए, 4 दूनी 8, और ये कितना हो जाएगा 15 चौक 60, यानी कि 150। अब 150 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 75। मतलब रिलेशन जो आपके पास में है 75 का। तो इसमें आपको पूछा है कि उसको कितने की पड़ेगी, तो उसका सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आप इसे 75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए 51 को 75 से मल्टीप्लाई करना है। एक बार ऑप्शन की तरफ देखिए, यूनिट डिजिट सबके डिफरेंट है, इनकी एक का 5 है, बाकी सबके 0 है। अगर मैं इसको 51 को मल्टीप्लाई करूंगा 75 से तो पूरा करने की जरूरत भी नहीं है। 5 से आप इसे एक को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट 5 आएगा। एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर इसका यूनिट डिजिट 5 दिया गया है, आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे भी टाइम बचा सकते हैं आप। इसको करने में कम से कम 10-15 सेकंड तो लगाएंगे, तो इस टाइम को आप कंज्यूम कर सकते हैं। ये आप कैसे कर सकते हैं, आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, इन चीज़ों को थोड़ा सा नोटिस करेंगे कि हाँ कहाँ पे मुझे टाइम बचाना है, तो डेफिनेटली आपको ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। गाइस नेक्स्ट सवाल आपके पास में है, एवरेज से क्वेश्चन है, डेफिनेटली बहुत ही अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए क्या बोला गया है कि 30 स्टूडेंट हैं, उसका जो है एक ग्रुप टीचर है। ठीक है, उनकी जो एवरेज एज है वो 16 ईयर है। ठीक है, और यदि क्या होता है कि उसके अंदर उस टीचर को हम हटा दें तो क्या होता है कि उसके अंदर जो औसत एज है, यानी कि एवरेज जो है, एवरेज एज है वो क्या हो जाती है 1 ईयर जो है कम हो जाती है। तो आपको पूछा है कि जो एज ऑफ द टीचर क्या है ये आपको बताना है। देखिए 30 स्टूडेंट थे स्टार्टिंग के अंदर, और प्लस के अंदर क्या था एक टीचर था। इन 31 का जो एवरेज एज है आपको दिया गया है 16 ईयर। ठीक है, ये मैंने लिख दिया 16 YR है ये ईयर। ठीक है, ये एवरेज है, ये आप समझ लीजिएगा। अब उसके बाद में क्या हुआ कि इन्होंने जो है टीचर को हटा दिया, तो यहाँ पे एवरेज एज कितना हो जाएगा, एक कम हो गया मतलब 15 हो गया। अब आपको पूछा है कि इस अकेले टीचर की जो है एज कितनी है ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल सवाल है। आपने अगर मेरे प्लेलिस्ट देखी है मैथ सेक्शन की तो मैं ऐसे तरीके से क्वेश्चन को सारे को सोल्व करा देता हूँ। देखिए आपको पता है कि यहाँ पे कंप्लीट 31 हैं, इनका एवरेज 16 है, तो ये आपके पास में कभी चेंज नहीं होगा। ये ऐसे कैसे रहेगा, आपको पता है कि यहाँ पे जो मान आएगा ना वो जो एवरेज है ये सबके लिए समान होता है, तो यहाँ पे आप 16 जो एवरेज सबका है वो आप मान लीजिए। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे 16 लिख लेंगे। उसके बाद आप इसका कंपैरिजन कीजिए इस 16 से, क्योंकि जो चेंजेस होंगे ये इक्वल के इस साइड में होंगे। ठीक है, बाकी लेफ्ट साइड में जो है कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये तो फिक्स है। अब चेंजेस इसकी वजह से हो रहे हैं कि यहाँ पे 30 का एवरेज 15 है, तो इसमें मैंने कंपेयर किया, ये कितना है -1 है। 15 16 से -1 है, ये मैं कह सकता हूँ। अब ये -1 कितने में है, ये 30 स्टूडेंट के अंदर है, तो इसको 30 से गुणा कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा -30। अब देखिए ये जो -30 हुआ है, इस इफेक्ट को खत्म करने के लिए मैं इस साइड लेफ्ट साइड में कोई चेंज नहीं करूंगा। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, इस माइनस को खत्म करने के लिए मैं इसमें क्या कर देता हूँ, इस प्लस को 30 कर देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, देखिए 6 और 4 इनकी 46, तो उसका जो एज है वो 46 ईयर है। ठीक है, डेफिनेटली हो सकता है आपको ना समझ में आया हो, मैं इसी तरीके से एवरेज को पूरा पढ़ा रखा हूँ। प्लेलिस्ट सेक्शन आप जाके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी स्टूडेंट को ये समझ आ गया होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, क्या करेंगे यहाँ पे करेंगे 31 × 16, इसका मान आप क्या करेंगे कि 30 × 15, और उसके बाद में प्लस कर देंगे ये x गुना, तो x का मान यहाँ पे निकाल लेंगे तो वो भी आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें जब आपको ये सारी चीज़ें जो है इतनी सिंप्लीफाई हो रखी हैं, आपको मल्टीप्लाई क्यों करना है, 30 को 15 से करना है, 31 को 16 से करना है, फिर घटाना है, तो कैलकुलेशन से बचने के लिए आपको ये तरीका अपना लेना है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए अगर कुछ लगे ना कि हाँ मैं इस तरीके को अप्लाई कर सकता हूँ, तभी आप इस पर जाइएगा, नहीं तो फिर आप यहाँ पे टाइम भी खराब करें, फिर अपने तरीके से ही वो सवाल सोल्व करें, तो ये चीज़ आपको जो है प्रैक्टिस से और थोड़ा सा टाइम देंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल आपके पास में, ये भी डेफिनेटली बहुत अच्छा सवाल है। आज का जो मॉक टेस्ट है एग्जैक्टली आप ये कह सकते हैं कि रिलेवेंट है आपके एग्जाम से सारे क्वेश्चंस। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि 28 सेंटीमीटर जो है उसका एक वृत्ताकार तार है, यानी कि एक यहाँ पे मैं ऐसे बना देता हूँ, एक सर्कल है आपके पास में, वृत्ताकार तार बोला गया है, तो इस सर्कल मान लीजिए। उसका जो है आपके पास में 27 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी कि रेडियस दिया गया है, ये कितना दिया गया आपके पास में 28। ठीक है,
और उसको जो है मोड़कर आयत बना लिया, मतलब इसको जो है आप क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया इस तरीके की आकृति में। आयत इसी तरीके का होता है। इसमें जो है आपको बोला गया है द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5:3। ठीक है, तो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताना है। ठीक है, आपको दिया गया है एक सर्कल, सर्कल का रेडियस है 28 एंड आपको उसको कन्वर्ट कर दिया है किसमें, एक रेक्टेंगल में, और रेक्टेंगल का जो साइड्स का रेशियो है वो 5:3 है। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेटली पता है कि इसमें लेंथ होती है जो वो 5 होगी और ब्रेड्थ जो होगी आपके पास में वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसका रेशियो मान दिया गया, एग्जैक्ट मान नहीं है, और इसको जो है कन्वर्ट कर लिया। अब आपको पूछा है इसका जो है एरिया कितना होगा। कैसे करेंगे, आपको पता है कि जो इसका जो है सरकमफ्रेंस है, इसका जो परिधि है किसका, सर्कल का, वो क्या होता है 2πr। तो 2 गुणा पाई का मान पता है 22/7, आर का मान मुझे दिया गया है 28। यहाँ से मैं सोल्व करूंगा 7 चौक 28। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6, 8 दूनी 16, 6, 177, ये आपके पास आ गया। 176 मान आया है किसका, ये आपके पास में आया है इसकी सरकमफ्रेंस। किसकी सरकमफ्रेंस है, ये सर्कल की। इसकी सरकमफ्रेंस और इस रेडियस का जो पेरीमीटर है वो इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि इसी तार का यूज किया है तो पेरीमीटर सेम होगा। तो पेरीमीटर क्या होता है, आपको पता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये किसका पेरीमीटर होता है, रेक्टेंगल का। ओके, सो रेक्टेंगल का 2, और यहाँ से रेशियो मान दिया गया, तो आप रेशियो मान ऐसे कैसे वोट कर लीजिए, हम एग्जैक्ट मान इसको बना लेंगे। कैसे, मैं बाद में बताता हूँ आपको। 5 + 3 यानी कि ये हो गया 8। ठीक है, 8 × 2 16, यानी कि 16 की वैल्यू मुझे दी गई है, वो कितनी दी गई है, वो 176 दी गई है। तो 16 को आप इससे डिवाइड कीजिएंगे तो कितना मान आएगा, ये 11। ठीक है, 16 × 11 करेंगे 176 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो 11 मान आया है इसको आप क्या कीजिए, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया। ठीक है, जैसे 11 × 5 = 55, मतलब इसकी जो लेंथ है वो 55 आई है, और ये आपके पास में कितना है, ये 33 है। अब आपको जो है एरिया पूछा है, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। अब लेंथ आपके पास 55 है और विड्थ कितनी है, 33 है। अब देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट से देखिए 5 × 15, यानी कि यूनिट डिजिट आएगा 5, और यहाँ पे देखिए 4 है, 4 है, 4 है, एक ही यूनिट है, इसमें 5 है, तो आंसर यही हो जाएगा। चाहे तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, 1815 आंसर आ जाएगा। सो आई होप आपको मज़ा भी आ रहा होगा और अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपको पसंद आ रहा है तो। अगला सवाल लेते हैं, एक मंदिर के अंदर, ठीक है, इसके अंदर जो है कर्म से यानी कि रेस्पेक्टिवली 10 मिनट, 15 मिनट एंड 25 मिनट के जो है पीरियड पे क्या होती है कि जो घंटी यानी कि बैल है वो रिंग होती है। ठीक है, एक साथ वो क्या करती है कि 8 बजे, यानी कि टाइम आपको जो दिया गया है कि 8 AM मान लीजिए कि वो एक साथ रिंग होती हैं तीनों बैल। ठीक है, इनका जो है एक साथ बैल रिंग हुई 8 AM पे, और इनका जो टाइम है वो एक रिंग जो है 10 मिनट के बाद में, एक 15 मिनट और एक 25 मिनट के अंतराल पे, यानी कि इस पीरियड के बाद में वो रिंग जो है रिंग होती है, बैल जो है रिंग होती है, सॉरी। ठीक है, तो अब आपके पास में क्या हो गया, तो आपको पूछा है कि नेक्स्ट टाइम वो जो है एक साथ कब रिंग होंगे, ये आपसे पूछा गया। तो आप ऐसे केसेस में जो है क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, इसको जो है सिर्फ आपको इसका एलसीएम निकालना है। किसका, ये जो आपके पास में टाइम दिया गया है ये 10 मिनट, 15 मिनट एंड 25 मिनट, एलसीएम निकालना मैंने आपको वीडियो में बताया है। डेफिनेटली आपको जो है अभी मैं बताऊंगा वो तरीका आपको अपनाना चाहिए। कैसे निकालेंगे एलसीएम, देखें। अब देखिए तीनों संख्या एक साथ अगर किसी संख्या से डिविजिबल हैं तो आप पहले उसी संख्या को लिखिए। तो मैंने दिख रहा है कि सारे 5 के मल्टीपल है, तो मैंने 5 लिखा, साइड में आप 5 लिखिए, इसको डिवाइड कीजिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 पचम 25। ठीक है, उसके बाद में देखिए कि कम से कम अगर 2 संख्या तक भी एक साथ किसी अन्य संख्या से डिविजिबल हो रही है, जैसे 3 की जगह पे 4 होता तो यहाँ पे क्या होता है कि 2 से मैं इसको साइड में लिख लेता यहाँ पे, और इसको जो है 2 से मल्टीपल डिवाइड कर देता। लेकिन ये यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तीनों संख्या अलग अलग हैं, ये एक साथ किसी संख्या से डिविजिबल भी नहीं है। अगर नहीं है तो इन तीनों को एक साथ इस पे मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 2 × 3 × 5, और ये जो आपके पास में इसका एलसीएम आ जाएगा। निकालिए, 5 दूनी 10 और 10 तिया 30 और 30 पंजे 5 यानी कि 150, 150 जो है इसका एलसीएम आ गया। अब ये मिनट में आया है। ठीक है, 150 मिनट यानी कि जो 8 बजे से 150 मिनट बाद में वो एक साथ रिंग होगी। देखिए 2 आवर निकालने के लिए, यानी कि 120 मिनट में तो कितना हो गया, 2 आवर हो गया, यानी कि 8 बजे से 2 घंटे बाद में कितना हो गया, 10। अब 10 बजने के बाद में 120 मिनट हो गया, मतलब 30 मिनट बचा, 30 मिनट में कितना हो गया, 1/2 आवर। ठीक है, तो 10 बज करके 10 1/2, या आप बजे बोल सकते हैं इसको कि 10:30 बजे, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, ऐसा ही क्या होता है कि कई बार ऐसा सवाल भी हो जाता है कि 2 धावक यानी कि जो रनर हैं या 3 होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक साथ जो है स्टार्ट करते हैं और वो एक दूसरे को जो है पीछे छोड़ देते हैं, एक और उसको जो है डिफीट करते हैं, इनके हरा देते हैं, एक को 2 मिनट से, एक को 3 मिनट से। ऐसे उसको भी आप इसी तरीके से करेंगे एलसीएम लेके। फिर आपको ये पूछता है कि वो एक साथ जो है कितनी बार मिले सर्कल के अंदर। इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको एलसीएम निकाल के कर लेना है। देखिए नेक्स्ट सवाल,
नेक्स्ट क्वेश्चन भी डेफिनेटली बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे आपके पास में एक टॉय यानी कि खिलौना दिया गया है। इसका जो है कोई विक्रेता है, इनकी सेलर क्या करता है, इसको पर पीस के हिसाब से 3 रुपीज़ के अंदर सेल करता है और उसको जो है लॉस होता है कितने का, 80 रुपीज़ का। ठीक है, 80 रुपीज़ का लॉस होता है। अगेन क्या करता है कि सेलर इसकी प्राइस में इंक्रीमेंट करता है और पर पीस के हिसाब से उसको जो है 4 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से सेल करता है और उसको जो है पहले केस में लॉस हो रहा था, अब उसको 120 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो आपको पूछा है कि उसने कितने टॉय जो है सेल किए हैं। डेफिनेटली अच्छा सवाल है, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए पहले। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए कि कीमत में कितना इंक्रीमेंट हुआ, 3 रुपये से ये 4 रुपये हुआ। ठीक है, इसके अंदर जो है 80 रुपये का पहले लॉस था और यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 120, यानी कि 120 रुपये तो बड़े ही बड़े प्लस के अंदर, इसके अंदर ये 80 रुपये भी बढ़े। आप ऐसे समझने कि ये -80 था, अब -80 से 120 पहुंचा है, तो पहले इस 80 को खत्म करने के लिए, जीरो पे आने के लिए उसको पहले +80 करना पड़ेगा और उसके बाद में फिर +120 करेगा, तब जाकर के 120 पे पहुंचेगा। लॉस का मतलब माइनस में समझिए, -80 है। तो अब यहाँ पे इसका जो टोटल जो इफेक्ट हुआ है 1 रुपये प्राइस बढ़ने से, वो कितना हुआ है, 200 रुपये। ठीक है, यानी कि 200 रुपये में जो है 200 रुपये का इफेक्ट पड़ा है टोटल प्राइस पे। 200 रुपये का उसका एक तरह से प्रॉफिट हो गया। आप ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या हुआ, 500 रुपये की कोई वस्तु थी। ठीक है, अब उसका जो है 700 रुपये उसको मिल रहे हैं, मतलब जो टोटल उसने 500 रुपये में बेच दिया, अब 700 रुपये मिल रहे हैं, तो उसमें क्या हुआ, 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये आपको इस तरह से समझना है। अब इस क्वेश्चन को आप चाहें तो कैसे भी घुमा तोड़ मोड़ करके कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा आपको कि आप क्या कीजिए, इसमें ऑप्शन पे जाइए। ऑप्शन पे आप गए, सपोज कीजिए उसने 80 खिलौने बेचे हैं। ठीक है, 80 खिलौने अगर उसने बेचे हैं तो पहले केस में तो 3 रुपये के हिसाब से बेचेगा, तो 8 या 24, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, 3 से गुणा करने में 240, मतलब 240 रुपये उसे मिले होंगे। और दूसरे केस में उसने 4 रुपये के हिसाब से बेचे हैं, तो 832, 320। क्या इन दोनों का डिफरेंस जो है 200 रुपये का आ रहा है, क्योंकि जो है प्रॉफिट जो है पहले की बजाय 200 रुपये अधिक मिल रहा है उसे। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं इनका डिफरेंस 200 नहीं आ रहा है। सेम आप इसी तरीके से सारे ऑप्शन को कीजिएगा। जैसे ही आप 200 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो 4 ऑप्शन है, 200 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 यानी 600, और जो है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, 800। इन दोनों का डिफरेंस जो है 200 आ रहा है, मतलब यही इसका जो है सही आंसर है। एक ही ऑप्शन आपको इस तरीके का मिलेगा, आप इसको इस तरह से कीजिएगा। कितना आसान हो गया आपके लिए सारा चीज़। मैंने आपको बस एक चीज़ ये समझाई कि इनका डिफरेंस जो है आप सिर्फ 120 मत ले लेना, क्योंकि उस पर पहले लॉस हुआ था, अब लॉस को भी रिकवर करेगा, उसके बाद में जो है वो 120 के प्रॉफिट पे पहुंचेगा। तो यहाँ पे जो है डिफरेंस 200 का होगा। 1 रुपये की वजह से उसको 200 रुपये का फायदा हो रहा है, 1 रुपये एक खिलौने पे बढ़ाने पे, तो 200 खिलौने बेचेगा तभी उसको जो है 200 रुपये का फायदा होगा। ये चीज़ आपको समझ लेना चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेटली आप इस तरह से देखिए, कॉमन सेंस की बात भी लगा सकते हैं आप। एक चीज़ अभी मेरे ध्यान में आई कि आप सोचिए कि उसने 3 रुपये के हिसाब से बेचा और 1 रुपये उसने एक खिलौने पे बढ़ाया, तो उसको 1 रुपये का फायदा हुआ। ठीक है, एक खिलौने पे 1 रुपये बढ़ाने से उसको 1 रुपये का फायदा हुआ पहले की बजाय। तो कितने खिलौने बेचेगा कि उसको 200 रुपये का फायदा हो जाएगा, 200 खिलौने बेचेगा तभी 200 का फायदा होगा ना। तो ये भी आप समझ सकते हैं। बाकी आपको ऑप्शन से कर लेना चाहिए, इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा डेफिनेटली। अब देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या गया है कि एक इंजन का चक्का, इनके आप चक्का किसे बोलते हैं, टायर आप बोल दीजिए। ठीक है, तो वो क्या करता है, इस तरीके का रिंग है, वो 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर 10 राउंड यानी कि 10 चक्कर लगाता है। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है कि यदि चक्के का व्यास यानी कि जो उसका जो है डायमीटर है, यानी कि इसका जो टोटल ये डायमीटर है ये कितना 70, मतलब इसका जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा 35। ठीक है, आपको पूछा है कि इसका जो स्पीड क्या होगा मीटर पर सेकंड के हिसाब से, मीटर पर सेकंड के हिसाब से स्पीड। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 1 सेकंड के अंदर उसने टोटल लेंथ कितनी जो है ट्रैवल की, ये आपको पता करना होगा। अब लेंथ जो है कितना ट्रैवल करेगा, इसकी जो सर्कमफ्रेंस है, किसकी, ये जो सर्कल है इसकी सर्कमफ्रेंस निकालनी पड़ेगी, और 1 सेकंड में वो 10 टाइम, मतलब उसको 10 से गुणा करने पे हमें मिल जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इसका सर्कमफ्रेंस निकालिए, 2πr होता है, तो 2 गुणा 22/7 गुणा 35। रेडियस का मान कितना है 35, डायमीटर मत रख दीजिएगा, गलती यहीं पे होती है। 7 से 7 पंजे 35, तो 5 दूनी 10 और 22 से गुणा करेंगे 10 को, तो 220, मतलब 220। अब देखिए किस में दिया गया है, सेंटीमीटर में है ये, तो 220 सेंटीमीटर जो है 1 राउंड के अंदर ट्रेवल होगा। ऐसे 10 राउंड वो लगाएगा तो इसको जो है 2200 सेंटीमीटर, ठीक है, 2200 सेंटीमीटर जो है वो लेंथ ट्रैवल करेगा। इसने मीटर में पूछा है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए 100 से भाग दे दीजिए, यानी कि कितना हो गया 22 मीटर, मतलब 1 सेकंड के अंदर। सो यहाँ पे आप देखिए 22 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए 1 सेकंड के अंदर आया है, तो ये मीटर पर सेकंड के हिसाब से पूछा था, तो 22 मीटर पर सेकंड, यानी कि जो है 22 मीटर जो है लेंथ यहाँ पे ट्रैवल होगी किसमें, ये 1 सेकंड के अंदर। तो इसका जो है स्पीड हो जाएगा 22 मीटर पर सेकंड।
अगला सवाल फटाफट आप ले लेते हैं, रीजनिंग के सवाल हैं कुछ। देखिए, जिस प्रकार मोम का संबंध है ग्रीस से, ठीक है, मोम जो है एक पेट्रोलियम पदार्थ है, ग्रीस भी पेट्रोलियम पदार्थ है, तो उसी प्रकार जो है मिल्क का संबंध किससे होगा। देखिए, मिल्क जो है क्या है, देखिए ड्रिंक भी नहीं है, खाजा ये भी नहीं होगा, प्रोटीन नहीं है, इसका संबंध होगा दही से, ठीक है। ये दोनों जो है एक ही चीज़ से बने हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे असंगत यानी कि डिफरेंट बताना है। देखिए, बाघ है, गाय है, चीता है, तेंदुआ है, यहाँ पे आपको बताना है। देखिए, ये सारे जो है जंगली पशु हैं, कौन से, बाघ, तेंदुआ और चीता। यहाँ पे गाय यानी कि काऊ जो है ये क्या है, पालतू पशु है। उसके बाद देखिए, ए बी का भाई है, ठीक है, ए और बी भाई है, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है। देखिए, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में डेफिनेटली आपको जो है फैमिली चार्ट से समझाता हूँ और समझने की कोशिश कीजिएगा। ए बी का भाई है, दोनों जो है जनरेशन सेम है, इसको जो है बराबर में रखिए। सी और डी बहनें हैं। अब देखिए, ए बी के साथ में सी और डी का संबंध हमें नहीं पता चल रहा है, तो एक बार के लिए इस लाइन को छोड़िए, अगली लाइन पढ़िए। ए का पुत्र डी है, ठीक है, यानी कि ए इज सन ऑफ डी, तो यहाँ पे जो है, ठीक है, तो यहाँ पे ए का पुत्र यानी कि जो डी है वो सन होगा ए का, तो ये डी हो गया, इसका सन है तो प्लस, ठीक है। उसके बाद में इसको पढ़िए, सी और डी बहनें हैं। अब देखिए, सी और डी बहनें हैं। अब यहाँ पे देखिए आगे पढ़िएगा, ए का पुत्र डी का भाई है। अब देखिए, ये जो सी और डी तो बहनें होगी, जो इसका पुत्र है वो डी नहीं होगा, डी का भाई होगा। अब डी का भाई मैंने को नहीं पता कौन है, तो ये इसका पुत्र तो ये है, लेकिन ये इसका भाई है, ये पता है। और ये जो है सी और डी, ये जो है आपके पास में बहनें हैं, तो ये दोनों नेगेटिव हो गए। यहाँ पे कोई एक्स पर्सन होगा, ये इसका भाई है। तो बी और सी का संबंध पूछा है। देखिए, ये बी है, ये इसका भाई है ए का, तो ये क्या होगा, सी का, ये सी का अंकल हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको भी पता है कि आपका जो फादर है उसका जो भाई है वो आपका क्या लगता है, या तो अंकल लगेगा या आप उसे ताऊ भी बोलते होंगे। तो अगर वो बड़ा है तो आप उसे ताऊ बोल सकते हैं, नहीं तो वो अंकल, लेकिन दोनों केसेस में आपको इंग्लिश में उसे अंकल ही बोलना पड़ेगा। तो आंसर में ताऊ नहीं देगा कभी भी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो सवाल है आपके पास में कि किसी कूट भाषा में मम सम डम को जो है वाटर इज प्योर लॉ लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें पहले आप लिख लीजिए, और जैसे मैं लिख देता हूँ, मम सम डम, इसको लिखा गया है, अलग पेन से लिखता हूँ ताकि समझ में आए, वाटर इज प्योर। बाकी आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत भी नहीं, मैं यहीं पे समझा देता हूँ। देखिए, थोड़ा सा गौर से देखिएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। इसका जो मतलब है आपके पास में पूछा गया है प्योर का। देखिए, वाटर इज, देखिए इसका मतलब जैसे यहाँ पे आपको पता करना है प्योर का मतलब क्या होगा। क्वेश्चन को आप पूरा पढ़ लीजिएगा। प्योर का मतलब मुझे ढूंढना है, तो प्योर कहाँ पे मिल रहा है मुझे, देखिए प्योर यहाँ पे मिल रहा है। मतलब अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हैं, मम सम है और यहाँ पे वाटर और इज है। पहले आप वाटर और इज का कोड ढूंढ लीजिए, तब आपको जो है इसका मिल जाएगा। इन तीनों में से ही एक है। पहले वाटर का देखिए, वाटर यहाँ पे देखिए, वाटर हैज टेस्टेड। अब देखिए इसके अंदर जो है वाटर है, इसका दिया गया है डम, फू और फिन। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर क्या कुछ ऐसा है डम, तो यहाँ पे डम हुआ है, तो मतलब वाटर का तो डम हो गया, तो मतलब ये तो नहीं हो सकता इसका प्योर का। उसके बाद देखिए इज, इज कहाँ पे दिया गया है, ही इज ऑनेस्ट। अब यहाँ पे इज दिया गया है, क्या इसमें देखिए क्या दिया गया है, इसका कोड दिया गया है, सॉरी एक मिनट, ये इज का कोड होगा क्योंकि डम फू पिन ये जो है इज का कोड है, ये इज का कोड है, तो इज नहीं हो सकता। अब वाटर का देख लेते हैं, क्योंकि इसके आगे लिखा गया है तो इसका कोड ये है। अब वाटर हैज टेस्टेड, तो इसमें है ला चिन मम। अब इसमें देखिए मम दिया गया है, ये मम, तो ये मम क्या हो गया, वाटर का, मम वाटर का हो गया। अब यहाँ पे बच गया क्या, सम बच गया। अब सम किसका होगा, ये प्योर का ही होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, प्योर का जो आंसर हो जाएगा सम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डिफरेंट बताना है। एक सीरीज दी गई है 196, 169, 144 और 121 और 80, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ आपको जो है इसमें गलत बताना है, यानी कि इसमें रोंग कौन सा है इन चारों में से। एक सीरीज चल रही है इस तरह से, देखिए ये किसका होता है, 14 का स्क्वायर होता है, ये 13 का स्क्वायर, या 12 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर, देखते ही पता चलता है। तो 10 का स्क्वायर यानी कि 100 आना चाहिए, यहाँ पे 80, तो ये 80 गलत है, तो ये फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अगला जो सवाल है आपके पास में, यहाँ पे जो है डिफरेंट बताना है आपको कौन सा है। देखिए यहाँ पे नॉर्मल के क्वेश्चन भी आए हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, सीरीज से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले तो इसमें जो है इस तरीके की आकृति बनी हुई है, इसके बाद में इसने रोटेट किया है किस तरीके से, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है, इनको रोटेट किया और यहाँ पे जो है इनके साइन चेंज कर दिए, इनके जो है साइन चेंज कर दिया है इसने, सॉरी क्लॉकवाइज नहीं हुआ है, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ है ऊपर की तरफ। तो ये जो ये वाली आकृति है ये तो नीचे हो गया और इसका साइन चेंज कर दिया, मतलब एरो को डॉट बना दिया, डॉट को एरो बना दिया। अगेन जो है एंटी क्लॉकवाइज ही इसने रोटेट किया इस तरीके से, तो ये वाला जो साइन है ये तो यहाँ पे ऐसे कैसे आ गया, और डॉट को एरो, एरो को डॉट बनाना चाहिए था। और इसमें क्या किया, एक ही डायरेक्शन में ये दोनों होने चाहिए थे, ये गलत हो जाएगा। वैसे अभी हम इसको कंफर्म कर लेंगे। इसमें देखिए हमने देखा कि दोनों एक ही साइड में है, मतलब ये गलत है, तो ये आंसर हो जाएगा।
इसमें जो है एक सीरीज चल रही है, इसमें आपको ये मीच वाला पूछ लिया है। सबसे पहले तो आप देखिए कि ये तो सेम है सब में, ये चौकोर आकृति। इसमें जो है ये वाली जो ये यू जैसी आकृति बनी हुई है ये डिफरेंट है। ये सबसे पहले केसेस में क्या हुआ कि इसमें सारे चीज़ बाहर की तरफ थे, उसमें इसमें जो है 3 बाहर की तरफ हैं और एक जो है इसका रोटेट हो गया। अब देखिए एक तो क्या होता है कि सीरीज या तो ऐसे चलेगी एक एक एक, क्योंकि एक एक चेंज होंगे, या कैसे होगा कि 1 2 1 ऐसे चेंज होंगे, या क्या होगा 2 2 2, इस तरीके से कोई भी चल सकता है। अब इसमें देखिए मैंने क्या किया कि लास्ट वाले में मैंने देखा तो लास्ट वाले में सारे जो है इस साइड में चले गए 4, मतलब लास्ट वाले तक योग जो है 4 हो जाना चाहिए। तो लास्ट वाले तक देखिए 1 2 और 3, इनकी 1 2 1 की सीरीज चलेगी, तभी देखिए 2 और 1 3 और 1 4, चारों केस एक साथ जो है इस साइड में बदल जाएंगे। तो अगली बार जो होगा यहाँ पे +2 होगा, मतलब 2 चेंज होंगे। तो एक तो ये चेंज हो रहा था, ये तो ऐसे कैसे रह जाएगा, देखिए सब में सेम है, ठीक है। अब 2 चेंज होंगे, देखिए इसमें एक तो ये हो गया इस साइड में और एक ये हो गया, ये हो सकता है। अभी देखिए अगला चेक किया मैंने कि एक तो ये है, इसमें देखिए 2 तो यहाँ पे जो है एक ये हो गया अंदर की तरफ, एक ये हो गया, इसमें 2 ही हैं, 2 बाहर की तरफ है, तो यहाँ पे तो 3 होने चाहिए, सिर्फ एक ही बाहर की तरफ होना चाहिए। तो यहाँ पे भी 2 बाहर है, 2 बाहर है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है 1 बार है, 2 बार है, सॉरी इसमें भी 2 बार है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, इसमें एक ही बार होना चाहिए। फिर अगले में जो है एक चेंज होगा तो ये भी अंदर की तरफ हो जाएगा, चारों इस तरह से हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है ये तो आप डेफिनेटली बता ही देंगे, इसमें जो है डिफरेंट बताना है आपको। देखिए यहाँ पे 2 एरो हैं, सॉरी नेक्स्ट बताना है इसके आगे कौन सा बनेगा। यहाँ पे देखिए 2 एरो थे, इसमें सबसे पहले इसने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन बना दी। फिर अगले में क्या किया, इसने जो है इसके साइड में भी लाइन बना दी। फिर अगले में क्या किया कि इस लाइन को इस तरह से कर दिया। तो इससे अगला पूछा है, तो इससे अगला क्या हो जाएगा कि यहाँ पे भी लाइन हो जाएगा। तो देखिए 4th ऑप्शन में ऐसा दिया गया है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 40 है, इसके ऑप्शन कट गए थे और आगे होंगे शायद, हम देखेंगे अभी आगे। लेकिन इसके ऑप्शन कुछ इस तरीके से थे, तो आपको बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा होगा। अगर इस आकृति से हम इस आकृति को बनाते हैं तो इससे किसको बनाएंगे, ठीक है। इसका ऑप्शन भी दे देता हूँ ABCD। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। कैसे, देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ये जो साइन आपको दिया गया है, इसमें देखिए सारे जो एंगल हैं इनको जो है सेंटर में मिलाया गया है। इसमें भी सारे एंगल एक यहाँ पे है, इसको सेंटर में लिया हो, इसको भी सेंटर में लिया हो, इसको भी सेंटर में, इसको भी सेंटर में, इस तरीके की जो आकृति बन जाएगी। तो बी ऑप्शन में, इस सी वाले ऑप्शन में क्या किया गया है कि इसको आगे आगे तक बढ़ा दिया है, तो ये नहीं हो सकता। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल आपके पास में कि एक थैले के अंदर 5 लाल, इनकी एक प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन भी आया है। रेड कितने हैं, 5 बॉल हैं, और उसके बाद में ब्लू जो है हमें पता नहीं है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि उसमें से एक गेंद निकाला और उसमें जो है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है डबल है, ठीक है। तो आपको पूछा है कि उनकी गेंदों की जो है नंबर कितने हैं, यानी कि जो ब्लू गेंद है उसकी प्रोबेबिलिटी रेड से डबल है। तो आपको पूछा है कि ब्लू गेंद का नंबर कितना है। देखिए आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 हो सकती है, ये चीज़ आपको पता होगी। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी डबल है तो ये इसका जो नंबर है ये 5 से डबल हो जाएगा 10, इसका यही आंसर हो जाएगा। बाकी आप कैसे कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कि देखिए हम मान लेते हैं कि इसकी जो है नंबर है वो कितनी है x, तो टोटल गेंद कितनी हो जाएगी, वो तो हो जाएगी 5 + x। तो पहले प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं किसकी, r की। तो r की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो आपके पास में कितना हो जाएगी, 5/5 + x। बाकी तो मैंने आपको बता दिया कि डबल है, अगर प्रोबेबिलिटी डबल है तो नंबर भी डबल हो जाएगा। और अगले केस में क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इसका नंबर कितना है, x/5 + x। अब इसने डबल किया है रेड की अपॉन, तो 5/5 + x, ठीक है, इसका डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x/5 + x। तो आप इसको सोल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 + x, इससे तो ये कट गया, ठीक है, ये पूरा नीचे का कट गया, और x की वैल्यू 5 × 2 यानी कि 10, ठीक है, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे tan थीटा का मान आपको दिया गया है और 4/5 है, तो आपको इस इक्वेशन का मान देना है। ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे आपको पास में पूछा है इसका मान, तो tan थीटा दिया गया है। tan थीटा क्या होता है, 4/5, या आप इसे कह सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या आप इसे लंब बटा आधार भी बोल सकते हैं हिंदी के अंदर, ठीक है। तो ये आपके पास में हो गया, और आपके पास हाइपोटेनियस कर्ण का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर। बाकी आपको इसकी ज़रूरत है नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कीजिए। यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसका मान दिया गया है 4/5, मतलब यहाँ पे साइन और कोस की वैल्यू है, तो साइन का मान 4 लिख लीजिए, कोस का 5। सोल्व कीजिए, देखिए 5 गुणा साइन का मान रखेंगे तो 4 माइनस 3 गुणा 5 बटा साइन का मान कितना है, साइन का मान है 4 और प्लस में 2 गुणा 5। तो देखिए 5 और 20, 20 माइनस 15, इनके ऊपर तो आ गया 5 और नीचे आ गया 5 दूनी 10, तो 10 और 4 14, 5/14 आंसर हो जाएगा
ये सी ऑप्शन। एक तरीका और है, आप इसको 10 में ही रखना चाहते हैं तो इसकी जो वैल्यू है इसमें से कॉमन ले लीजिए। किसको? आप कोस को कॉमन ले लीजिए। तो कोस को कॉमन ले लेंगे तो 5 tan थीटा और माइनस में 3 हो जाएगा और इधर हो जाएगा tan थीटा प्लस 2। अब यहाँ पे tan थीटा का मान रख दीजिए कितना 4/5, तब भी आप इसे सोल्व कर सकते हैं। इस पूरी इक्वेशन में से क्या कोस कॉमन ले लीजिए, कोस ऊपर से भी कॉमन ले लीजिए और नीचे से भी, फिर कोस से कोस तो कट जाएगा। ठीक है, इतना आपको जो है नहीं करना है, बाकी आप सिंपल इस तरह से कर लीजिएगा। अगला है रॉकेट परीक्षण में उल्टी गिनती कब शुरू होती है। देखिए आपको पता है काउंटडाउन हमेशा कोई भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले होता है, तो उसको जो है छोड़ने से पहले होता है। चोरा चोरी कांड देखिए ये बहुत ही फेमस है, आपको ध्यान रखिएगा 1922 में हुआ था और इसकी वजह से सविनय के आंदोलन को भी हमें रोकना पड़ा था। नेक्स्ट आपके पास में है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये आपको पता है, इसका मुख्यालय है पेरिस के अंदर। नेक्स्ट आपके पास में व्यापार चक्कर मंदी के समय उत्पन्न बेरोजगारी क्या कहलाती है। सो यहाँ पे आपके पास में क्या है, इसका आंसर हो जाएगा 46। बेरोजगारी कौन सी बेरोजगारी कहलाती है? चक्री बेरोजगारी। ठीक है, व्यापार में अगर मंदी आ जाएगी मतलब चक्कर में उस सर्कल में जो आ रहे हैं सभी के अंदर जो है उसमें मंदी देखी जाएगी। टॉम क्रूज ये किससे खेल से संबंधित है, तो देखिए टॉम क्रूज आपने सुना होगा फिल्म से संबंधित है। अगला जो सवाल है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, त्रिगवेली। उसके बाद देखिए शिकागो ट्रिब्यून किस देश का समाचार पत्र है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा अमेरिका। और यहाँ पे आपके पास में है कि विमानों के आकाश में लड़ाई को क्या कहते हैं, तो ये आपके पास में हो जाएगा डॉग फाइट। ठीक है, तो सारे सवाल मैंने करा दिए। आज पूरे 30 क्वेश्चन थे, आउट ऑफ 30 आपका जो है क्या स्कोर रहा मुझे आप ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा आप मुझे ये भी बताइएगा। वीडियो को लाइक तो करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और क्वेश्चंस देखिए आज के जो है डेफिनेटली आपके एग्जाम से रिलेवेंट भी थे, कुछ पहले वालों से भी ज़्यादा, और आपको अच्छा प्रैक्टिस करने को भी मिला होगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे PDF भी दे दूँगा, फिर से आप इसे प्रैक्टिस कर लेंगे। बाकी वीडियो को आप रिवाइज करके जो है सारे कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, सी यू सून।